इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए ही ये वीडियोस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एथिक्स का यूज़ क्या है। एथिक्स इज़ यूज़फुल इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जब भी आपको डिसाइड करना होगा गलत और सही के बीच में, तब आपको एथिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी हम जान लेते हैं। एथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मॉरल फिलॉसफी। मॉरल फिलॉसफी की ये एक ब्रांच है। फिलॉसफी की और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो इसकी कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर ये आता है, तो एक्सियोलॉजी जो है फिलॉसफी की एक ब्रांच है, उसके अंदर एथिक्स आती है, ठीक है। एथिक्स एक्सियोलॉजी की पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद एथिक्स जो है ये मॉरल फिलॉसफी की ब्रांच है, और इसकी यूज़ इसका ये है कि हमें जब भी डिसीजन मेकिंग करनी होगी, जब हमें डिसाइड करना होगा द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, जब गलत और सही के बीच में डिसीजन हमें लेना होगा, तो हमें एथिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम मॉरल्स और एथिक्स के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। मॉरल्स जो है, मॉरल्स या फिर मॉरल वैल्यूज़ जो है, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली, मतलब आप हर्ट कर देते हो उसे, ठीक है। आपकी इंटेंशन नहीं होती है, सपोज़ अनइंटेंशनली ही आप हर्ट कर रहे हो, बट आपको वो चीज़ फील होगी, आपको समझ आएगा कि मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो क्यों हो रहा है आपको, मतलब आपको गलत और सही के बीच का फ़र्क क्यों समझ आ रहा है, क्योंकि वह आपका जो इंटरनल सेल्फ है, आपके अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो आपको रोक रही हैं, आपको समझा रही हैं कि नहीं ये गलत है ये सही है, उसका डिफरेंस आपको समझा रही हैं। वो आपका खुद का सेल्फ आपको बता रहा है, वो है मॉरल्स, ठीक है। मॉरल्स आर इंटरनल, ठीक है। आपके खुद के अंदर वो होगी, वो आपको बाहर कहीं विजिबल नहीं होती है मॉरल्स, ठीक है। इट इज़ नॉट विजिबल टू ऑल, जो आपके अंदर ही चल रही है ये सब चीज़ें कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे कर दिया, या गलत किया या सही किया। ये चीज़ कोई भी आप स्टेप लेते हो, आप सोचते हो कि यार ये सही है ये गलत है, अगर आपके दिमाग में ही वो चीज़ें चल रही हैं, तो वो आती है मॉरल्स, ठीक है। वो मॉरल्स में आ जाएंगी, ठीक है। और इट इज़ ओनली विजिबल टू यू, सिर्फ आप ही को दिखेंगी, बाहर किसी को वो दिखाई नहीं देंगी। इसमें इंडिविजुअलिस्टिक सेंशन होती है, मतलब आप ही डिसाइड कर रहे होते हो कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। और कोई और ये सब चीज़ें आके आपके लिए डिसाइड नहीं कर रहे होते, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन कंसाइंस। कंसाइंस मतलब कि योर इनर वॉइस, आपकी इनर वॉइस के पे ही ये बेस्ड होती है मॉरल वैल्यूज़, ठीक है। इट इज़ ड्रिवन बाय कॉग्निटिव या फिर इफेक्टिव, जो आपके कॉग्निटिव सेंस है, मतलब रीजनिंग जो है, आपकी एबिलिटी जो रीजनिंग एबिलिटी है, या फिर जो आपकी इमोशंस एंड फीलिंग्स, यानी कि अफेक्टिव जो आपका ब्रेन है, जिसमें इमोशंस एंड फीलिंग्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगी, उसके ऊपर ये बेस्ड होंगी। जो आप डिसाइड करोगे मॉरल्स के अकॉर्डिंग, जो भी आप डिसीजन लेते हो, जो आपकी रीजनिंग होगी उसके ऊपर भी वो हो सकता है कि बेस्ड हो, या फिर आपकी इमोशंस या फीलिंग्स अगर किसी दोस्त के लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें डिसाइड होंगी, वो आपके मॉरल्स में आ जाएगा, ठीक है। कॉग्निटिव और इफेक्टिव जो रीजनिंग है उसके ऊपर बेस्ड होगी ये, ठीक है। इट इज़ ड्रिवन बाय कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव रीजनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आती है एथिक्स। एथिक्स और एथिकल वैल्यूज़ क्या है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप सपोज़ ड्राइव कर रहे हो, और एक साइन बोर्ड आपको इस तरीके से दिखेगा, और उस पर लिखा होता है 40। इसका मतलब है कि आपकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। आप क्या करते हो, आप हाई स्पीड पे चल रहे होगे, तो एकदम से आप स्पीड कम कर देते हो, आप 40 की स्पीड पे चलने लग जाते हो, क्योंकि आप शायद ये सोचोगे कि हो सकता है आगे कुछ डेंजर हो, इसलिए स्पीड लिमिट कम कराई गई है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आएगा। अब ये 40 आपने कैसे डिसाइड करी, 40 kmph की अगर आप स्पीड पे चल रहे हो, तो क्यों गए, क्योंकि आपने नहीं अपने आप को बोला, ये आपको सोसाइटी ने बताया, आपको बाहर से कहीं आपको बोला गया कि आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, या आपको ऐसे करना चाहिए, जो कि ये राइट डिसीजन है, ये सही है, ये आपको बाहर से बोला गया है। यहाँ पे आती है एथिक्स, ये हो जाती है एथिक्स। एथिक्स आर एक्सटर्नल एंड इट इज़ विजिबल टू ऑल,
मतलब कि आपने स्पीड जब कम करी वो दिख भी सकती है, वो सबको दिखेगी, ठीक है। तो एथिक्स जो है वो एक्सटर्नल होती है, बाहरी होती है, मतलब इम्पोज्ड होती है, बाहर से इम्पोज करी जाएगी आपके ऊपर और सबको दिखेगी, ठीक है। और ये इसमें आती है सोसाइटल सेंक्शन, मतलब सोसाइटी ने आपके लिए डिसाइड करके रखा है कि क्या गलत है क्या सही है, तो वो हो जाती है एथिक्स या फिर एथिकल वैल्यूज़। व्हेन इट इज़ एक्सटर्नली इम्पोज्ड, जो वैल्यूज़ आपके ऊपर एक्सटर्नली इम्पोज्ड होती हैं, सही और गलत जो एक्सटर्नली इम्पोज्ड होता है उसी को बोला जाता है एथिक्स। टू मेंटेन द ऑर्डर इन द सोसाइटी, ताकि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, ठीक है। और एथिक्स जो है, अगर आपको एथिक्स बतानी है कि एथिक्स एग्जैक्टली क्या है, एथिक्स इज़ द मोरालिटी इन एक्शन। मतलब कि आप जो करते हो वो दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। आप मॉरल वैल्यूज़ एक तरह से फॉलो कर रहे हो, बट वो दिखाई दे रही है सोसाइटी को। मॉरल्स जो है या मॉरल वैल्यूज़ जो है वो जब दिखाई नहीं देती है तो उसको मॉरल्स बोला जाता है। जब वो बाहर से आपको क्लियरली दिखेगा तो वो एथिक्स हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉरल वैल्यूज़ जो है ये हमारी माइंड में चल रही होती है, इट इज़ गोइंग ऑन इन माइंड, ठीक है। और एथिकल वैल्यूज़ जो है वो आपके एक्शंस में आपको दिखाई देंगी, उसे बोला जाएगा एथिकल वैल्यूज़। एथिकल वैल्यूज़ के लिए आपको ये टर्म याद रखनी है हमेशा, ये है एथिक्स इज़ द मोरालिटी इन एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमने डिफरेंस जान लिया मॉरल वैल्यूज़ में और एथिकल वैल्यूज़ में, यहाँ पे इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही चीज़ें हमें हेल्प कर रही हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। मॉरल्स भी यही बता रहे हैं, एथिक्स भी यही डिसाइड कर रहे हैं कि राइट एंड रॉन्ग जो है वो क्या है हमारे लिए, वही हमें दोनों ही चीज़ों से हेल्प यही चीज़ में मिलती है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले, द जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर कर्ल्ड फ्रॉम फिलोसफी, थियोलॉजी एंड प्रोफेशनल सोसाइटी इज। यहाँ पे आपको बहुत सारी टर्म्स अलग अलग आपको दिख रही है। हो सकता है आपको लगे कि यार ये चीज़ें हमें पता ही नहीं है, थियोलॉजी नहीं पता है, फिलॉसफी भी उतने अच्छे से पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल सोसाइटीज़। राइट एंड रॉन्ग जब आपको सोसाइटी बता रही है तो वो मतलब वो कौन सी हो जाएगी उसमें, ये किस में आएगा, एथिक्स में आएगा, मॉरल्स में आएगा, एटिकेट्स में आएगा या फिर लॉज में आएगा। सोसाइटी अगर हमें राइट एंड रॉन्ग बता रही है मतलब ये एथिक्स में आ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट आर यूजुअली अप्लाइड टू पर्सनल बिहेवियर। अब आपको पर्सनल बिहेवियर से समझ आ गया होगा कि ये आ जाएगा हमारे मॉरल्स में, ठीक है। अब इन दोनों के सिवाय ऑप्शंस हमारे पास एटिकेट्स एंड लॉस जो है, ये दोनों भी ऑप्शन है, ये भी हम समझ लेते हैं। लॉस के लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है और एटिकेट्स के लिए क्या क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ रूल्स इस्टेब्लिश्ड बाय एन अथॉरिटी। जब अथॉरिटी ने कुछ रूल्स जो हमारे लिए बना रखे हैं वो क्या है, वो होते हैं लॉज। एंड द कोड ऑफ बिहेवियर एंड कर्टसी आर कॉल्ड। कोड ऑफ बिहेवियर क्या है, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो क्या होता है, वो होते हैं एटिकेट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी जान लिया कि एथिक्स जो है वो फिलॉसफी की ही एक ब्रांच है, तो हम फिलॉसफी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे फिलॉसफी जो है इसमें दो रूट वर्ड्स हैं, एक है फिलो और सोफी। तो फिलो का मतलब होता है लव और सोफी का मतलब होता है नॉलेज। रूट वर्ड्स के लिए मैं अलग से वीडियोस बना रही हूँ, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, इसी के साथ साथ मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो फिलॉसफी जो है वो कंबाइन बन जाएगा लव फॉर नॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात मैं बता देती हूँ कि लॉजी या फिर ओलॉजी जो है, इस वर्ड का रूट वर्ड का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ समथिंग या फिर साइंस ऑफ समथिंग, ठीक है। तो फिलॉसफी की जो ब्रांचेस हैं, पहले तो मेटाफिजिक्स एक ब्रांच है, फिर एक एपिस्टेमोलॉजी है, लॉजिक है, एक्सियोलॉजी और थियोडेसी, ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स जो ब्रांच है, मेटा वर्ड इसमें आता है रूट वर्ड जो कि है, और इसका मीनिंग है बियॉन्ड। मतलब कि बियॉन्ड फिजिकल बाउंड्रीज, आपको फिजिकल बाउंड्रीज तक लिमिट रख के नहीं सोचना है, उसके बियॉन्ड सोचना है, मेटाफिजिक्स का ये मीनिंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज ऑल अबाउट नॉलेज। मतलब नॉलेज क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है,
स्कोप क्या है, मतलब कि लिमिट क्या है, कहाँ तक नॉलेज की लिमिट है, सब कुछ नॉलेज के बारे में जानना इज़ इन एपिस्टेमोलॉजी। फिर उसके बाद आता है लॉजिक। लॉजिक जो है वो हमारी रीजनिंग एबिलिटी और इन सब चीज़ों पे बेस्ड होता है। आर्ग्यूमेंटेशन जो भी हम अपनी देते हैं, आर्ग्यूमेंटेशन किसी भी चीज़ को लेके, रीजनिंग एबिलिटी जो है हमारी वो आ जाती है लॉजिक में, ठीक है। इट एग्जामिन्स द नेचर ऑफ लॉजिक इट्सेल्फ, ठीक है, आर्ग्यूमेंटेशन में। फिर उसके बाद आता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी इज़ द थ्योरी ऑफ वैल्यूज़, और दो वैल्यूज़ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं जो कि एथिकल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़। इसके सिवाय भी हम एक वैल्यू है जो हम समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है थियोडेसी। अब थियोडेसी जो है, इसमें थियो या फिर द जो वर्ड है, द वर्ड अगर आप देखते हो या फिर थियो वर्ड देखते हो ना, इसका मतलब होता है गॉड, ठीक है। ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉड, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, थियोडेसी में हम क्या पढ़ते हैं, हाउ गॉड कैन अलाउ सफरिंग्स एंड इवल टू एग्जिस्ट। मतलब गॉड अगर है तो वो कैसे हैं, अगर है नहीं है इसका आंसर करने की कोशिश करी जाती है, वो कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। क्योंकि बुरे इसलिए क्योंकि मतलब अगर वो अच्छे हैं गॉड, तो वो मतलब बुरी चीज़ें एग्जिस्ट कैसे करने दे रही हैं वर्ल्ड में। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इसमें समझने की कोशिश करी जाती है थियोडेसी में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी में ऑन्टो जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है बीइंग। बीइंग जो ऑन्टोलॉजी जो है ये मेटाफिजिक्स का ही एक पार्ट है, और ये है स्टडी ऑफ बीइंग, रियलिटी, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, यही आ जाता है ऑन्टोलॉजी में। अब वैल्यू और इंटरेस्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम जब भी कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, हमारी जो डिसीजन हमारे होगा वो हमारा बेस्ड होगा ऑन आवर प्रेफरेंसेस या फिर प्रोहिबिटेशंस। मतलब कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, लिस्ट ऑफ डूज़ क्या है हमारे लिए और हमारे लिए लिस्ट ऑफ डोंट्स क्या है। अब जो लिस्ट ऑफ डूज़ है यही हो जाती है प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो हमारी जो प्रिस्क्रिप्शंस है या फिर हमारी जो प्रेफरेंसेस है वो किस पे बेस्ड होगी, बेस्ड ऑन आर लाइकिंग या फिर इंटरेस्ट, या फिर बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस और वैल्यू। अब यहाँ पे पहले तो वैल्यू का हम मीनिंग समझ लेते हैं। वैल्यू इज़ नॉट मनी और कैश। वैल्यूएशन हम सिविल इंजीनियरिंग में करते हैं, तो उसमें वैल्यूएशन जो है वो कहीं ना कहीं पैसों से ही रिलेटेड होती है। पर यहाँ पे वैल्यू इज़ नॉट मनी या फिर कैश या फिर पैसा, कुछ नहीं। वैल्यू इज़ द इम्पोर्टेंस अटैच टू समथिंग। वैल्यू हो जाएगी किसी चीज़ की आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, वही हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो प्रेफरेंसेस और प्रिस्क्रिप्शंस जो होती हैं वो होती है अकॉर्डिंग टू द आर लाइकिंग या फिर अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस। और लाइकिंग के बेस्ड पे अगर हम बताएं तो एग्जांपल हो सकती है आर्ट वर्क। सपोज़ आपको आर्ट वर्क बहुत पसंद है, आर्ट पसंद है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो वो आपकी लाइकिंग है या फिर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अगर हमारी इम्पोर्टेंस किसी चीज़ से अटैच्ड है, सपोज़ आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपने डिसाइड करा है कि आपको इंजीनियर बनना है, सपोज़ आप पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो और डेवलपमेंट में आप चाहते हो कि आपका भी एक रोल हो, आप अपनी कंट्री को डेवलप करें, उसमें आप मतलब जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में या ब्रिजेस में या जिस भी चीज़ में आपका मन होगा, मतलब आपको ये होगा कि मेरे को भी ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में आपको मन है इंजीनियरिंग करने का, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंस हो जाएगी। उसके लिए अगर आपको डेवलपमेंट में पार्ट लेना है, आपको बिल्डिंग्स बनानी है या फिर आपको ये सब चीज़ों में आना है, तो आपके लिए उसके लिए आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास एक डिग्री होगी, ठीक है। तो वो डिग्री आपके साथ हमेशा चलेगी, ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। तो वो आपके लिए रिलेटिवली ये जो वैल्यू है ये परमानेंट हो जाती है। मतलब वैल्यू जो है वो परमानेंट होती है ऑलमोस्ट, मतलब रिलेटिवली परमानेंट होती है। अब रिलेटिवली परमानेंट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हो सकता है कोई इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जाए ही ना, हो सकता है वो डिग्री वैसे की वैसे ही रह जाए, हो सकता है वो किसी और प्रोफेशन में चला जाए, तो वो रिलेटिवली परमानेंट है, वो आपके पास है लेकिन आप उसको उस डिग्री का यूज़ नहीं कर रहे हो,
ठीक है, तो वो रिलेटिवली परमानेंट है वैल्यू। बट जो इंटरेस्ट है ना वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो आपका चेंज हो सकता है कि आज आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, कल को आपको आर्ट में इंटरेस्ट नहीं रहे, या फिर हो सकता है कि इंटरेस्ट रहे बट आप ज़्यादा उसको नहीं करो, या फिर कुछ और कोई चीज़ हो सकती है जिसमें आपको इंटरेस्ट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि इंटरेस्ट और वैल्यू जो है वो इंटरचेंज करी जा सकती है, अपने आपस में इंटरचेंज हो सकती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि इंजीनियरिंग अगर आप कर लेते हो, फिर उसके बाद वो चीज़ मतलब आपने मतलब आगे उसमें उसी फील्ड में काम नहीं किया और आप किसी और फील्ड में चले जाते हो, तो वो एक वैल्यू की जगह वो एक इंटरेस्ट बन के रहेगी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट था, आपने इंजीनियरिंग करी, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग फील्ड में आप गए ही नहीं, आप किसी और फील्ड में चले गए, तो वो आपके लिए इंटरेस्ट की तरह बन के रहेगी, ठीक है। वैल्यू आपकी चेंज हो गई इंटरेस्ट में। अब इंटरेस्ट कैसे वैल्यू में चेंज होता है? सपोज आपको इंटरेस्ट था आर्ट में, आपने पढ़ाई करी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने तक आप नॉर्मल आर्ट वर्क वगैरह में इंटरेस्ट लेते थे, थोड़ी बहुत ड्राइंग करते थे, और बाद में आप सोचते हो कि मुझे आर्ट में ही जाना है, और आप आर्ट से रिलेटेड ही डिग्री लेते हो, आर्ट वर्क ही करते हो, और पूरा उसको एक प्रोफेशन की तरह लेके सारी ज़िंदगी चलते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए इंटरेस्ट जो था वो आपकी वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब ये इंटरचेंजेबल होती है, लेकिन वैल्यूज़ जो होती हैं वो रिलेटिवली परमानेंट होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू जो है, वैल्यू के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इम्पॉर्टेंस अटैच टू समथिंग हो जाती है हमारी वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू की क्या क्या टाइप्स होते हैं? सबसे पहले वैल्यू जो है वो मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ हो सकती हैं। दो वैल्यूज़ ये होगी, ठीक है, जो कि हमें डिफरेंस बताती है बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। इसके सिवाय एक अदर वैल्यू होती है। अदर वैल्यू जो होती है इट टेल्स बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, मतलब सही और गलत के बीच का फ़र्क नहीं हमें बताती है। मतलब कि ये जो वैल्यू होती है ना, ये हमारी होती है एस्थेटिक वैल्यू। मतलब सपोज़ आपको आर्ट में, जैसे सपोज़ आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, आप कहीं जाते हो, पेंटिंग्स वगैरह देखते हो, और कोई पेंटिंग है वो आपको लगेगी कि यार ये बहुत अच्छी पेंटिंग है, और बहुत बहुत ज़्यादा महंगी आप वो ख़रीद लेते हो, और आप घर पे आके किसी को दिखाते हो, अपने फैमिली मेम्बर को, कि ये मैंने इतने की खरीदी है, और सामने वाला इंसान आपको बोलेगा यार ये क्या खरीद लिया, इतनी महंगी ये दिख नहीं रही है जितनी तूने ली है। वो चीज़ मतलब कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी, बहुत ज़्यादा मतलब आपको पसंद आई थी, लेकिन वो सामने वाले इंसान के लिए सेम नहीं होगी वैल्यू, ठीक है। तो वो आ जाती है अदर वैल्यू, जिसमें राइट एंड रॉन्ग की बात चलती ही नहीं है, बिल्कुल भी राइट एंड रॉन्ग के बारे में बात नहीं चलेगी। मतलब एस्थेटिक वैल्यू जो है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगी। हो सकता है कोई इंसान है, कोई दोस्त है आपका जो आपको बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है वो किसी और को उतना अच्छा नहीं लगता हो, ठीक है। तो अदर वैल्यू जो है वो राइट एंड रॉन्ग के बीच का मतलब फ़र्क आपको नहीं बताता, राइट एंड रॉन्ग की यहाँ पे बात ही नहीं होती है अदर वैल्यू में। इसके बाद आती है नेचर ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव नेचर की हो सकती हैं या फिर नेगेटिव नेचर की हो सकती है। पॉजिटिव नेचर की जो होगी वो बेनिफिशियल होगी टू द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। सोसाइटी को भी बेनिफिट करेगी, लोगों को भी बेनिफिट करेगी, जैसे कि ऑनेस्टी होगी, इंटीग्रिटी होगी, ये सब वैल्यूज़ जो होंगी वो आपके खुद के लिए भी हेल्पफुल होंगी, आपको खुद को भी ये बेनिफिट करेंगी और सोसाइटी को भी बेनिफिट करेंगी, ठीक है। आपकी ऑनेस्टी से आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो अगर आप सच बोलोगे तो, ठीक है। फिर उसके बाद आती है नेगेटिव वैल्यूज़, जो कि डेट्रीमेंटल होती है टू द वेल बीइंग, मतलब कि ये हार्मफुल होती है टू द सोसाइटी भी और टू द इंडिविजुअल्स भी। मतलब जैसे गिल्ट और ग्रीड, ये सारी वैल्यूज़, जो भी नेगेटिव टाइप की वैल्यूज़ आपको पता है, सारी ही वैल्यूज़ इसमें आ जाएंगी, और ये सोसाइटी के लिए भी सही नहीं होंगी और इंडिविजुअल्स के लिए भी सही नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद आती है स्कोप ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर मतलब स्कोप ऑफ वैल्यू क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव सोशल चेंज। इस वैल्यूज़ का जो हमारे पास वैल्यूज़ है, इन सब का हम यूज़ करें, उनको अप्लाई करें ताकि एक पॉजिटिव सोशल चेंज आ सके, वही है वैल्यू का स्कोप, ठीक है। फिर उसके बाद आती है टाइप ऑफ वैल्यूज़। सबसे पहले यहाँ पे 4 टाइप ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं। सबसे पहले आती है टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्या है? टर्मिनल वैल्यू है हमारा अल्टीमेट गोल, हमें मतलब जिस जगह पे पहुंचना है, जो हमारी अल्टीमेट वैल्यू है,
जो हमें मतलब चाहिए है एंड में, वही हो जाती है टर्मिनल वैल्यू। जैसे हमारे लिए, किसी के लिए हो सकता है कि हैप्पीनेस एक अल्टीमेट गोल हो, कि हमें खुश रहना है मुझे, तो वो मेरा अल्टीमेट गोल है। सपोज़ किसी के लिए, किसी को चाहिए हो कि मैं बहुत खुश रहूं, और खुशी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, उसके लिए हमारे पास आती है इंट्रिंसिक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हो जाती है, दीज वैल्यूज आर द मीन्स यूज टू अचीव टर्मिनल वैल्यू। वो कैसे आएगी, टर्मिनल वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होंगी, उसका हम यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से हमें टर्मिनल वैल्यूज़ तक हम पहुँच पाएंगे। जैसे कि बीइंग एम्बिशियस। अब खुश रहने का सिर्फ एक तरीका है कि आपके पास कोई गोल हो, आप उसको जी तोड़ मेहनत करो और उस गोल तक आप पहुँचो, और जैसे ही आप पहुँचोगे आपको खुशी मिलेगी। ये आपका अल्टीमेट गोल हो गया, ये हमारी टर्मिनल वैल्यू हो गई। और बीइंग एम्बिशियस आपकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहली दो वैल्यूज़ हो गई। फिर उसके बाद थर्ड वैल्यू आ जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि कंसिडर करी जाती है एन एंड इन देमसेल्फ। ये होती है एंड इन देमसेल्फ विद वर्थ इन देयर ओन राइट रिगार्डलेस ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ मतलब टर्मिनल वैल्यू से रिलेटेड है। ये भी एंड इन देमसेल्फ है, मतलब इसके लिए ये मतलब जो इस वैल्यू जो है इंट्रिंसिक वैल्यू तक हमें पहुंचना है, और इसके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब इसके लिए, इस वैल्यू को पहुंचने के लिए आपको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपको नहीं सोचना है, इसके बाद कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आ जाती है। यहाँ पे भी हैप्पीनेस की एग्जांपल आप ले सकते हो, पीस की एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो ये है एंड इन देमसेल्फ, ये लाइन आपको याद रखनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज एंड इन देमसेल्फ। फिर आती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जो कि फोर्थ वैल्यू है। इट इज़ नॉट एंड इन देमसेल्फ। मतलब ये जो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ है, इट इज़ नॉट एंड इन देमसेल्फ, मतलब ये एक टूल है टू अचीव समथिंग एल्स। ये एक टूल की तरह काम करती हैं, ये आपको हेल्प करती हैं कि आप कुछ और अचीव कर पाओ। जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू थी, एक्सट्रिंसिक वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू जो है, या फिर मीन वैल्यू जो है, वो भी सिमिलर होती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगी हेल्थ पावर। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो ही हम कहीं कुछ अचीव कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो वो आ जाएगी हेल्थ जो है वो हमारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू, या फिर पावर जो है अगर हमारे पास है और उसी के बाद हम चेंज ला पाएंगे लाइफ, मतलब एक सोसाइटी में, तो पावर भी एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर वैल्यूज़ के बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं कि वैल्यू जो है वो स्टेबल होती है। वैल्यूज़ आर स्टेबल, चेंज वेरी स्लोली विद टाइम। जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था, जब हम वैल्यू और इंटरेस्ट के बीच में जान रहे थे, तो मैंने बोला था वैल्यूज़ आर रिलेटिवली परमानेंट। वैल्यूज़ स्टेबल होती है और ये बहुत स्लोली चेंज होती है। ठीक है, और वैल्यूज़ जो है वो वैल्यूज़ आर हाईली सब्जेक्टिव एंड लिटिल बिट ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वर्ड के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव अगर कोई चीज़ है तो इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है, और यूनिवर्सल है वो, मतलब कि वो हर जगह सेम होगी। मतलब 2+2=4 जो है वो हर जगह सेम ही होता है। और उसके साथ साथ ये नॉर्मेटिव होती है। अब नॉर्मेटिव का मतलब है, नॉर्म जो वर्ड है, रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है आइडियल। इट इज़ नॉट नॉर्मेटिव। ऑब्जेक्टिव वर्ड जो है ना, कोई चीज़ अगर ऑब्जेक्टिव है वो नॉर्मेटिव नहीं है, वो आइडियल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो है वो बेस्ड ऑन वैल्यूज़ होती है। कोई चीज़ अगर सब्जेक्टिव है तो वो बेस्ड ऑन वैल्यू है, और वो यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह सेम नहीं है, और वो नॉर्मेटिव है। और ये आइडियल है, मतलब कि ये जो है इसी ऐसा ही होना चाहिए। मतलब कि ये नॉर्म वर्ड का मतलब होता है आइडियल। ठीक है, तो मतलब कि ये स्टैंडर्ड है, यहाँ तक ये चीज़ होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ये सेट करा जाता है, ये स्टैंडर्ड है, तो ये हो जाती है सब्जेक्टिव। अब जो वैल्यूज़ है वो हाईली सब्जेक्टिव होती हैं। सब्जेक्टिव मतलब कि हर एक जगह ये अलग अलग होंगी। ठीक है, और लिटिल बिट ऑब्जेक्टिव जो है,
थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव होंगी, वैल्यूज़ जो होंगी वो कुछ हद तक थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी मतलब हो सकती है, कहीं कहीं ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसी के साथ साथ हम प्योर साइंस और सोशल साइंस जो है, जिसको हम एसएसटी बोल देते हैं स्कूल की स्टडीज़ में, इनके बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं। प्योर साइंस जो है वो ऑब्जेक्टिव है, सोशल साइंस जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, मतलब डिफरेंट होती है अलग अलग जगहों पे। और जो प्योर साइंस है वो फैक्ट बेस्ड है, और सोशल साइंस जो है वो वैल्यू बेस्ड होती है। प्योर साइंस यूनिवर्सल है, हर जगह सेम होगी, और सोशल साइंस जो होगी वो यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह सेम नहीं होंगी, किसी 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 जगह सेम हो सकती हैं, किसी जगह नहीं भी होंगी, ठीक है। फिर सोशल साइंस, प्योर साइंस जो है वो एम्पिरिकल होती है, मतलब बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड नॉट ऑन आइडियाज़। ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होगी, आइडिया पे बेस्ड नहीं होगी। और जो हमारे पास सोशल साइंस होती है ये एम्पेरिकल होती है, एम्पेरिकल नहीं होती है, मतलब कि ये आइडियाज़ पे बेस्ड होती है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड नहीं होती है। फिर उसके बाद प्योर साइंस जो है ये नॉर्मेटिव नहीं होगी, सोशल साइंस नॉर्मेटिव होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम जान लेते हैं कि मॉरल्स जो है, अब हमें इतना पता चल गया कि मॉरल्स जो हैं वो हमें बताते हैं राइट एंड रॉन्ग के बीच का डिफरेंस। अगर कोई चीज़ ए मॉरल है तो इसका मतलब ये है, उस ए मॉरल का मतलब हो जाएगा, मॉरल का ए जो होता है उसका मतलब होता है विदाउट, ठीक है। मतलब कि ए मॉरल हो जाएगा हैविंग नो मॉरल सेंस, जिसके अंदर सेंस ही नहीं है मॉरल्स को जज करने की, और डज नॉट हैव सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। फिर नॉन मॉरल क्या हो जाता है, आउट ऑफ द रियल्म ऑफ मोरालिटी, मतलब कि राइट एंड रॉन्ग के बाहर, मतलब राइट एंड रॉन्ग का उस टाइम पे ख्याल ही नहीं आ रहा है, राइट एंड रॉन्ग के बीच का डिफरेंस हमें उस पॉइंट पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, सोच ही नहीं रहा है इंसान, ठीक है। तो मतलब वो नॉन मॉरल है, वो सही और गलत के नज़रिए से चीज़ों को देख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वो इंसान हो जाएगा नॉन मॉरल। और अगर कोई मॉरल है तो वो राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस देख रहा है, और नॉन मॉरल ए मॉरल अगर कोई चीज़ है या कोई इंसान है तो उसके अंदर सेंस ही नहीं है, वो जज ही नहीं कर पा रहा है कि राइट एंड रॉन्ग क्या है। अगर सेंस नहीं है तो मतलब कि वो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के अंदर राइट एंड रॉन्ग जो है वो जज करने का सेंस नहीं होगा। ऐसा होता है मेंटल पेशेंट्स के अंदर, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ भी होता है, उनको भी नहीं पता चलता है राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये आ जाता है ये मॉरल। फिर उसके बाद जो एथिक्स है ना, एथिक्स जो है वो हमें बिग डिसीजंस में हेल्प करती है, अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल। जैसे कि एथिक्स जो है ना, हम ये नहीं सोच सकते हैं कि एथिक्स जो है वो हमें छोटे छोटे डिसीजंस में हमें काम आएगी। जैसे कि अगर आपको डिसाइड करना है, कोई कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई सिविल इंजीनियर है, उसको ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए मतलब आती है डिज़ाइंस वगैरह सब कुछ वो देखता है, और अगर उसमें मतलब उसने डिसाइड करना है, फाइनल डिसाइड करना है कि ये जो है डिज़ाइन सही है कि नहीं है, तो उस ब्रिज के कंस्ट्रक्ट होने के बाद कितने सारे लोगों की जो लाइफ है उस ब्रिज पे डिपेंडेड होगी, बहुत सारे लोगों की लाइफ डिपेंडेंट होने वाली है। तो उसका एक साइन, जो वो फाइनल डिसीजन लेने वाला एक साइन जो है वो कितने सारे लोगों की लाइफ इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे एथिक्स आने वाली है, ठीक है। तो वो बड़े बड़े डिसीजंस जब आपको लेने होते तो एथिक्स का रोल होता है उस टाइम पे, ठीक है। अगर छोटी छोटी चीज़ें होंगी, जैसे कि आपका ड्रेस कोड क्या है, क्या यूनिफॉर्म पहनी है, या ये सब चीज़ें आ जाती हैं कोड ऑफ कंडक्ट में, मैनर्स में और एटिकेट्स में, ठीक है। और ये एथिक्स इज़ द हाईएस्ट आइडियल टू बी फॉलोड, इट इज़ द सम्मम बोनम, मतलब कि हाईएस्ट आइडियल टू बी फॉलोड। हमें एथिक्स से ऊपर कुछ और नहीं होता, मतलब एथिकल डिसीजन जो होगा ना वही सही होता है, ठीक है। और जो वैल्यूज़ है वो एथिकल वैल्यूज़ होंगी व्हेन सोसाइटी टेल्स टू फॉलो। एथिकल वैल्यू कैसे होंगी वो हमने पहले भी जान लिया है कि जब सोसाइटी बोलती है कि इस तरीके से आपको करना चाहिए तो वो एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, और ये इससे राइट रिजल्ट और राइट कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करने से। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है द वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन,
एक सिचुएशन को देखते हुए जो वैल्यू आपकी दिखेगी ना किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो हो जाता है आपका एटीट्यूड। वो आपकी वैल्यू जो है, आपकी वैल्यूज़ या आपके मॉरल्स जो हैं वो हर टाइम पे सेम रहेंगे। आपके अंदर अगर कोई मॉरल वैल्यूज़ हैं तो वो सेम रहती है, लेकिन एटीट्यूड जो होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो सिचुएशन अगर चेंज होगी तो एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एटीट्यूड। फिर उसके बाद आता है मोरालिटी। मोरालिटी क्या है? सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज़, मेजर ऑफ मॉरल कोशेंट। ठीक है, मोरालिटी क्या है? अगर आपके जो मॉरल वैल्यूज़ है, आपके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ है, कितनी वैल्यूज़ है, मतलब इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि जो आपकी सेट ऑफ वैल्यूज़ है उसी को बोला जाएगा मोरालिटी। सेट ऑफ वैल्यूज़ या फिर मेजर ऑफ मॉरल कोशेंट इसको हम बोलेंगे। अब सेंस ऑफ मोरालिटी क्या है? मोरालिटी के क्या क्या सेंस हो सकते हैं? नॉर्मेटिव सेंस हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव सेंस हो सकता है। ठीक है, नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म वर्ड जो है वो होता है आइडियल। नॉर्म रूट वर्ड है, इसका मीनिंग है आइडियल। व्हाट इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड राइट और रॉन्ग, जो चीज़ होनी चाहिए सही या गलत, वो हो जाती है नॉर्मेटिव सेंस। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव सेंस। डिस्क्रिप्टिव सेंस में जो मतलब कंडीशन आपके सामने है, जो सिचुएशन आप देख रहे हो और जो अभी प्रेजेंट रियलिटी है ना, पीपल्स एग्जिस्टिंग मॉरल बिलीव्स, जो इस टाइम पे आपकी रियल बिलीव्स है ना, वो हो जाती है डिस्क्रिप्टिव सेंस में आ जाता है। नॉर्मेटिव सेंस में जो सही में होना चाहिए, जो आइडियल कंडीशन है, ठीक है, वो आ जाती है नॉर्मेटिव सेंस में। इसके बाद है नेचर ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी दो टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव मोरालिटी या क्रिटिकल मोरालिटी। क्रिटिकल मोरालिटी क्या है? क्रिटिकल मोरालिटी कैन बी क्वेश्चनड बेस्ड ऑन रैशनैलिटी और रीजनिंग। रीजनिंग के बेस पे जब आप क्वेश्चन कर सकते हो तो वो क्रिटिकल मोरालिटी हो जाती है, लेकिन वो अगर एक्सेप्ट नहीं करी जा सके, रीजनिंग या क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो आप उसको, तो वो हो जाती है पॉजिटिव मोरालिटी। पॉजिटिव मोरालिटी इज एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय द मेजॉरिटी। ठीक है, हर कोई नहीं, बट मेजॉरिटी जो है वो अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो वो पॉजिटिव मोरालिटी बन जाती है और इसको क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सपोज़ अगर हमारे सपोज़ पहले ज़माने में जैसे कुछ गांव में बहुत ही अजीब अजीब रस्में होती थी, बहुत अजीब, जो कि आज के टाइम पे नहीं है। वो रस्में बहुत अजीब थी या कुछ एक रस्में गलत थी। जैसे हम अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाती थी और वो बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, कास्ट सिस्टम्स एंड ऑल को एक्सेप्ट कर लिया हुआ था, सब लोग फॉलो भी कर रहे थे। और जो दोनों ही मतलब जो कास्ट सिस्टम में जिस तरीके से डिवाइडेड थे, अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो दोनों ही कास्ट जो के लोग हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके फॉलो कर रहे थे। मतलब कि उस टाइम पे उसे क्वेश्चन नहीं करा जा रहा था, तो वो पॉजिटिव मोरालिटी में आ रही थी वो चीज़, क्योंकि वो सबने मेजॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो पॉजिटिव मोरालिटी में थी उस टाइम पे। फिर उसको क्वेश्चन करना उस टाइम पे किसी एक इंसान के लिए उसको क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो वो मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ था, इसलिए वो पॉजिटिव मोरालिटी थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे लॉजिक और रीजनिंग के बेस पे उससे क्वेश्चन करा जाना स्टार्ट किया गया, और क्वेश्चन करते 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 फाइनली बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट करा कि नहीं ये गलत है। और फिर उसके बाद वो जब उसे क्वेश्चन करा गया तो वो क्रिटिकल मोरालिटी बन गई। अनटचेबिलिटी जो है वो क्रिटिकल मोरालिटी बन गई, क्योंकि उसे रैशनैलिटी और रीज़न के बेस पे उसे क्वेश्चन करा गया। ठीक है, तो वो क्रिटिकल मोरालिटी बन गई। मतलब कि अगर हम पॉजिटिव मोरालिटी को क्वेश्चन करते हैं तो वो क्रिटिकल मोरालिटी बन जाती है। और अगर क्रिटिकल मोरालिटी जो है, सपोज़ कोई भी चीज़ है, कोई एक पुरानी रस्म थी जो अभी के टाइम पे वो विलुप्त हो चुकी है, मतलब वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या कर ही नहीं रहा है, अगर वो अचानक से फिर से वो रस्म आ जाती है और सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर से अगर वो एक्सेप्ट कर ली जाए बाय ऑल, तो वो पॉजिटिव मोरालिटी फिर से बन जाएगी। मतलब क्रिटिकल मोरालिटी और पॉजिटिव मोरालिटी
एक दूसरे में ये चेंज हो सकते हैं विद टाइम। और ये किस बेसिस पे, अगर पॉजिटिव मोरालिटी को क्वेश्चन करा जाए तो क्रिटिकल मोरालिटी बन जाएगी, क्रिटिकल मोरालिटी अगर एक्सेप्ट कर ली जाए बाय ऑल तो वो पॉजिटिव मोरालिटी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक टर्म्स हैं जो इसके सिवाय हमें जाननी है, जैसे कि सबसे पहले तो एथिकल एंड मॉरल डिलेमा। एथिकल और मॉरल डिलेमा क्या है ये हमें समझना है। यहाँ पे अगर हमारे पास सपोज कोई प्रॉब्लम है और उसके हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन 1 है, एक सॉल्यूशन 2 है। सॉल्यूशन 1 अगर आप फॉलो करते हो तो हमारा एक मॉरल जो वैल्यू है वो आपकी रिफ्लेक्ट होती है, और दूसरी वाली मॉरल वैल्यू जो है वो आपको इग्नोर करनी पड़ती है। मतलब कुछ ना कुछ गलत उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब दूसरी वाली मॉरल वैल्यू को आपको पर्टिकुलरली पूरा ही प्रॉपरली आपको इग्नोर करके चलना है, तो आप सोल्यूशन 1 को फॉलो कर सकते हो। और सोल्यूशन 2 जो है वो कुछ इस तरीके से है कि मॉरल वैल्यू 2 जो है वो आप इसमें आपकी रिफ्लेक्ट होगी, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट वाली जो मॉरल वैल्यू है उसको आपको इग्नोर करके चलना है। मतलब अब कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही, दोनों ही वैल्यूज़ में कुछ ना कुछ गलत है। तो अगर उसमें से आपको सॉल्यूशन निकालना है, चूज़ करना है, तो हमें एक मॉरल वैल्यू को इग्नोर करना पड़ेगा दोनों ही केसेस में। तो जब ऐसी कंडीशन किसी के पास आ जाती है, जब आपको चूज़ करना है बिटवीन 2 इवल्स, मतलब कि सही और दोनों ही गलत कंडीशंस है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गलत दोनों में ही होगा, और आपको गलत में से कम गलत वाली चीज़ जो है वो चूज़ करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो वो सिचुएशन जो होती है उसको बोलते हैं मॉरल वैल्यूज़ की जब बात चल रही होगी तो मॉरल डायलेमा। और अगर एथिकल वैल्यूज़ को इग्नोर करना होगा, फर्स्ट एथिकल वैल्यू को इग्नोर करके सेकंड सॉल्यूशन पे आते हैं, सेकंड एथिकल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए और फर्स्ट को इग्नोर करते हुए अगर हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन है, तो जब से एथिकल वैल्यूज़ की बात होगी तो वो हो जाएगी एथिकल डिलेमा। ठीक है, बोथ एक्शन जो है उससे हम साइमल्टेनियसली फॉलो नहीं कर सकते हैं। मतलब दोनों ही मॉरल वैल्यूज़ का ध्यान में रखते हुए दोनों ही मॉरल वैल्यूज़ का यूज़ करके हम नहीं कर सकते हैं, या दोनों ही एथिकल वैल्यूज़ का यूज़ करके हम नहीं कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे एथिकल या फिर मॉरल डिलेमा। एथिकल डिलेमा तब बोलेंगे जब एथिकल वैल्यूज़ इन्वॉल्व होगी, और मॉरल डिलेमा तब बोलेंगे जब मॉरल वैल्यूज़ इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़, एथिकल और मॉरल ऑटोनॉमी क्या होती है। अब ऑटोनॉमी जो होती है, मतलब कि कोई चीज़ आप खुद ही कर पा रहे हो, उसका मतलब उसी को बोला जाता है ऑटोनॉमी। मतलब एथिकल और मॉरल ऑटोनॉमी क्या हो जाएगी, व्हेन पीपल बिकम एथिकली अवेयर। लोग जो हैं वो एथिकली अवेयर हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि एथिकली सही क्या है, गलत क्या है। और आइडियल एंड ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो हम पहुंच जाते हैं, वहाँ पर हम रीच कर जाते हैं, तो उसे कहा जाता है एथिकल या फिर मॉरल ऑटोनॉमी। मतलब लोगों को पता चल चुका है कि सही क्या है, गलत क्या है, उनको फ़र्क करना खुद से ही आ चुका है, तो उसे कहा जाएगा एथिकल या फिर मॉरल ऑटोनॉमी। एथिकल वैल्यूज़ जो है और मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो उनको समझ आ चुकी हैं खुद की, और वो फॉलो भी कर रहे हैं, और मतलब वो आइडियल एंड तक पहुंच चुके हैं ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो उसे कहा जाएगा एथिकल और मॉरल ऑटोनॉमी। माइक्रो एथिक्स डील्स अबाउट सम टिपिकल एंड एवरीडे प्रॉब्लम्स which play an important role in the field of engineering and in profession of an engineer. Or macro ethic deal with the social problems which are unknown and suddenly burst out on a regional or national level. माइक्रो एथिक्स आपको डेफिनेशन से ही वैसे तो समझ आ जाएगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि माइक्रो एथिक्स जो है ना वो एवरीडे प्रॉब्लम्स जो हमारे पास डेली जो प्रॉब्लम आ सकती है एज अ इंजीनियर, इंजीनियरिंग प्रोफेशन में और इंजीनियरिंग फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो माइक्रो एथिक्स उसके साथ डील करती है। और मैक्रो एथिक्स जो होती है ना वो डील करती है विद द सोशल प्रॉब्लम्स, और जो प्रॉब्लम्स सडनली आ जाती हैं रीजनल या फिर नेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आ जाती है ना उनके साथ डील करती है मैक्रो एथिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एथिक्स और मॉरल्स जो है ना, ये वर्ड दोनों ही जो है ना
एथिक्स और मॉरल्स कभी कभी आपको दिखेगा कुछ एक क्वेश्चंस में इंटरचेंजेबल आपको दिखेंगे ये, मतलब इनको जब तक स्पेसिफाई नहीं करा जाए एथिक्स और मॉरल से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाए कि एथिक्स और एक ही क्वेश्चन में आपको ऐसे दिख रहा है कि एथिक अलग करके और मॉरल अलग करके हमें सोचने की ज़रूरत है, तब तक आपको इसके बारे में अलग अलग नहीं सोचना है, इन दोनों को एक ही कंसिडर करके चलना है। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहती थी। और बाकी आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।